नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 10C जनांकिकी की प्रथम इकाई के पाठ 8 में आज हम जनसंख्या का एनके मॉडल पढ़ेंगे। एनके का जनसंख्या से संबंधित मॉडल। स्टीफन एनके वॉशिंगटन यूएसए में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के उच्च अध्ययन केंद्र टेम्पो के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपने टेम्पो मॉडल में जनसंख्या नियंत्रण को विकास की न केवल वांछनीय स्थिति माना बल्कि अनिवार्य रूप से आवश्यक माना है। एनके का मत है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण होगा, बाद में विकास होगा। विकास द्वारा जनसंख्या नियंत्रण एक महंगी नीति होगी। प्रारंभ में रिचर्ड जिंड के सहयोग से स्टीफन एनके ने 1967 में टेम्पो मॉडल प्रतिपादित करना शुरू किया। यह टेम्पो फर्स्ट मॉडल कहलाया, जिसमें 17 देशों को लेकर अध्ययन किया गया। इस मॉडल में निजी, स्थानीय शोधकर्ता, विभिन्न 17 देशों की सरकारों के विभागों एवं टेम्पो ने हिस्सा लिया। 1974 तक जिन 17 देशों का अध्ययन किया गया था इस प्रकार थे: बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबो, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जमैका, मेक्सिको, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, ताइवान, तंजानिया, टर्की, वेनेजुला एवं भारत। टेम्पो फर्स्ट मॉडल के दो उप मॉडल थे: आर्थिक मॉडल तथा जनानकी मॉडल। जनानकी मॉडल में वर्ष के अंतराल से जनसंख्या का आयु लिंग के अनुसार प्रक्षेपण किया गया था। इस मॉडल में भावी श्रम शक्ति एक्सपेक्टेड लेबर फोर्स के प्रक्षेपण किए गए थे। यह मॉडल कॉब डगलस उत्पादन फलन पर आधारित है, जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को पूंजी की मात्रा तथा कार्यशील जनसंख्या का प्रतिफल माना गया है। संपूर्ण मॉडल में उत्पादन को उपभोग एवं निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एनके ने अपने टेम्पो फर्स्ट मॉडल में उपभोग को जनसंख्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित माना, जबकि निवेश को जनसंख्या के प्रतिकूल रूप से संबंधित माना है। एनके के अनुसार जनसंख्या बढ़ेगी तो निवेश के लिए राष्ट्रीय आय का कम भाग बचत के रूप में बचेगा, क्योंकि उपभोग की अधिकता से बचत कम होगी। उनके अनुसार पूंजी की मात्रा में निवेश तथा जनसंख्या से रोजगार संरचना या एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर का निर्धारण होता है, किंतु बाजारों का आकार लोगों की संख्या से नहीं बल्कि आय से बढ़ता है। कम व्यक्ति अगर अधिक प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एनके ने अपने टेम्पो फर्स्ट मॉडल में सभी आर्थिक एवं जनानकीय चरों का कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण किया, जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि बढ़ती हुई जनसंख्या से उपभोग बढ़ेगा, जिससे पूंजी निवेश, रोजगार, उत्पादन एवं आय में कमी आएगी। इससे एक दुष्चक्र या विशिष्ट सर्कल स्थापित होगा। अतः एनके ने यह सुझाव दिया कि विकास द्वारा जनसंख्या नियंत्रण एक महंगी नीति होगी। विकास के पहले जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, जिससे जनसंख्या की लागत में कमी आएगी, बचत एवं पूंजी अनुपातों में वृद्धि होगी। पूंजी में वृद्धि से श्रम की कमी का अभाव नगण्य होगा और देश में विकास की गति तीव्र होगी। इसी प्रकार एनके का टेम्पो सेकंड मॉडल। स्टीफन एनके ने 1971 में जेम्स बनेट एवं रिचर्ड ब्राउन के सहयोग से टेम्पो मॉडल सेकंड प्रस्तुत किया। जहां टेम्पो फर्स्ट मॉडल एक सरल मॉडल था, उसकी मान्यताएं सरल थी तथा मॉडल का विस्तार क्षेत्रानुसार नहीं किया गया था, वहां इस मॉडल में शहरी, ग्रामीण, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को सम्मिलित करके एनके ने मॉडल सेकंड को यथार्थ रूप देने का प्रयास किया। इस मॉडल में भी कॉब डगलस उत्पादन फलन को ही स्वीकार किया गया है।
टेम्पो फर्स्ट समग्रीकृत या एग्रीगेटिव था, अर्थात उसमें फल के रूप में केवल जीडीपी को लिया गया था, किंतु टेम्पो सेकंड मॉडल में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को अलग अलग लेते हुए अध्ययन किया गया है। इस मॉडल में पिछड़े एवं उन्नत क्षेत्रों, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की भूमिका का भी अध्ययन किया गया है। इस मॉडल में जन्म दर नियंत्रण का प्रमुख कारण सरकारी व्यय तथा प्रचार को माना गया है। टेम्पो सेकंड मॉडल में सभी क्षेत्रों को वैकल्पिक निवेश नीतियों तथा व्यूह रचनाओं के परिणामों की मात्रा को दिया गया है। टेम्पो सेकंड मॉडल निम्न दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला आधुनिक क्षेत्र या मॉडर्न सेक्टर और दूसरा जीवन निर्वाह क्षेत्र या सब्सिस्टेंस सेक्टर। आधुनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र को उन्नत क्षेत्र एडवांस सेक्टर भी कहते हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या प्राकृतिक कारणों तथा आप्रवास यानी इन माइग्रेशन से बढ़ती है। इस क्षेत्र में श्रम शक्ति शिक्षित एवं प्रशिक्षित होती है। श्रम शक्ति एवं पूंजी दोनों में उन्नति का क्रम जारी रहता है। यहाँ बचतें, पूंजी तथा रोजगार वृद्धि व जनसंख्या का प्रतिफल है। इस क्षेत्र में तकनीकी एक अतिरिक्त घटक है। इसी प्रकार दूसरा क्षेत्र है जीवन निर्वाह क्षेत्र। इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र या बैकवर्ड सेक्टर भी कहते हैं। इसमें बचतें, पूंजी, रोजगार, आय एवं तकनीक का स्तर निम्न होता है। जनसंख्या वृद्धि अधिक रहती है। इस क्षेत्र से प्रवास अधिक होता है। इन सभी क्षेत्रों एवं विभिन्न आर्थिक एवं जनांकी चरों एवं मान्यताओं को लेकर एनके ने अपने मॉडल में निवेश प्रभावों को निम्न नीतियों के संदर्भ में परिमाणित किया: शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुविधाएं, सार्वजनिक नियोजन, सुरक्षा, सामान्य प्रशासन, परिवार नियोजन, कल्याण। टेम्पो सेकंड से एनके ने जिन निष्कर्षों को प्राप्त किया वो इस प्रकार है। जनसंख्या वृद्धि से उपभोग बढ़ता है तथा पूंजी निवेश, रोजगार, उत्पादन और आय घटती है। पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष, जनसंख्या नियंत्रण की लागत की तुलना में लाभ की मात्रा बहुत अधिक है। जनसंख्या नियंत्रण की लागत का सीधा एवं प्रत्यक्ष प्रभाव जन्म दर में कमी लाएगी, जिसके तात्कालिक उपभोग 0 से 20 वर्ष की जनसंख्या का उपभोग कम होगा। बचतें एवं पूंजी अनुपात बढ़ेगा, जिससे उत्पादन, आय में वृद्धि तथा विकास में लाभ की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसी प्रकार तीसरा निष्कर्ष है, विकास जनसंख्या नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण विकास का सर्वोत्तम उपाय है। विकास में जितना पूंजी निवेश किया जाता है, यदि उतना अथवा उससे कम ही पूंजी निवेश जनसंख्या नियंत्रण उपाय में किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था के विकास के हित में होगा। दूसरे शब्दों में, पहले जनसंख्या नियंत्रण करो, बाद में विकास स्वतः स्फूर्त होगा। इस प्रकार एनके विकास द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की नीति को महंगी नीति मानते थे। उन्होंने लागत लाभ विश्लेषण एवं निवेश कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट को अपने मॉडल का आधार स्वीकार किया और इसे जनसंख्या के बारे में लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बढ़ती जनसंख्या से स्थिर पूंजी श्रम अनुपात या कांस्टेंट कैपिटल लेबर रेशो को कायम नहीं रखा जा सकता, अर्थात बढ़ती जनसंख्या प्रति व्यक्ति पूंजी उपलब्धि को घटा देगी। एनके ने अपने मॉडल में यह भी निष्कर्ष प्राप्त किया कि शहरीकरण अर्बनाइजेशन एवं औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, किंतु इसके लिए भी जन्म दर में कमी आवश्यक होनी चाहिए। इस प्रकार आज के पाठ में हमने एनके का जनसंख्या सिद्धांत देखा। धन्यवाद।